नमस्कार। आज हम प्रेमचंद की रचनाओं की प्रासंगिकता पर बात करेंगे। मित्रों, कथा सम्राट प्रेमचंद के युगांतरकारी होने का एकमात्र कारण उनकी कलम से कथा साहित्य की तत्कालीन बंजर जमीन पर उकेरे गए सामाजिक राष्ट्रीय सरोकारों की बीज से पल्लवित कहानी, उपन्यास, लेख एवं पत्र हैं। उनकी कुछ रचनाओं का कालजयी माना जाना सुखकर है, किंतु उन रचनाओं में जिन समस्याओं की ओर कथाकार ने ध्यान खींचा है, निराकरण के लिए चिंतन किया है और चाहा है कि सुधी समाज आने वाले दिनों में इस पर विचार मंथन करे, वे समस्याएं आज भी मुँह बाए हताश से अपने उद्धारकर्ता की राह देख रही है और इसी नाते आज भी प्रासंगिक है। मित्रों, दरअसल प्रेमचंद की रचनाओं की प्रासंगिकता की जब जब बात होती है, जब जब उन पर विचार किया जाता है, तो 20वीं सदी से उर्दू तथा हिंदी भाषा को उर्वरता देने, समाज की अलसाई चेतना को झकझोरने, मन भाव दशा पर विचारने के लिए जन चेतना को विवश करने वाले कथा साहित्य के युग पुरुष प्रेमचंद के रचना संसार की विशालता और विविधता, समाज और उसका चरित्र, मन और जीवन से जुड़े सरोकार एक साथ राष्ट्र के आंतरिक सरोकार बन जाते हैं। इनमें से कोई अधिक, कोई कम गति में है, मगर ठहरा हुआ कोई नहीं, सब में गति है, जीवन है। जीवन है तो जुझारूपन भी है, भाग्य है तो कर्म भी है और कर्म से भाग्य को बदलने का संकल्प भी है। मान्यताओं से प्रेम भी है तो चेतना पर मिट्टी डालने वाली रूढ़ियों के प्रति आक्षेप भी है। प्रेमचंद के प्रकाशित, अप्रकाशित, गुमनाम साहित्य एवं पत्रों तथा रचना की रूपरेखाओं को खोजकर सामने लाने वाले डॉक्टर कमल किशोर गोयनका मानते हैं कि साहित्य में प्रासंगिकता का प्रश्न 20वीं शताब्दी की उपज है। साहित्य में पहले राजनीति में महात्मा गांधी के जीवन और कृतित्व को लेकर, उनकी प्रासंगिकता को लेकर प्रश्न उठता रहा है और उनके विरोधियों ने यांत्रिक एवं औद्योगिकरण की नई सभ्यता तथा ज्ञान विज्ञान के नए संसार में गांधी को सर्वथा अप्रासंगिक तथा अनुपयोगी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यशपाल ने गांधी की शव परीक्षा तथा हंसराज रहबर ने बेनकाब गांधी पुस्तक में गांधी को अप्रासंगिक बनाने की चेष्टा की है। प्रासंगिकता शब्द को लेकर कुछ हिंदी साहित्यकारों एवं आलोचकों ने गंभीर चिंतन मनन कर अपने विचार प्रकट किए। अज्ञेय लिखते हैं, रेलेवेंस का प्रश्न नया प्रश्न है और अस्तित्ववादी मुहावरे से जुड़ा है, जिस बात को हम उलटकर हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक और वह इस भावना से जुड़ा है कि अस्तित्व की कदाचित कोई अर्थवत्ता नहीं है, तो दूसरी ओर वह अनिवार्यता काल संदर्भ से जुड़ा रहता है। मूल्यवत्ता हमेशा एक काल अवधि के संदर्भ में विचारित होती है। इसी तरह डॉक्टर नामवर सिंह का मानना रहा कि प्रासंगिकता की चिंता प्रमाद तक बढ़ गई है, क्योंकि अतीत के हर बड़े लेखक को समकालीन बनाने की कोशिश हो रही है, जिसके कारण अतीत की अतीतता तो सुरक्षित रही ही नहीं, वर्तमान की अपनी विशिष्टता भी लुप्त हो रही है। फिर भी वे आज के प्रगतिशील मूल्यों की कसौटी में युग युग में पुनर्नवता की क्षमता तथा कृति को कालजयी और प्रासंगिक बनाने की क्षमता देखते हैं। अज्ञेय ने अपने लेख प्रासंगिकता का प्रश्न में लिखा है कि प्रासंगिकता की दो प्रमुख कसौटियां हैं, मानव की स्वाधीनता और सृजनशीलता। ये दोनों मानव को अधिक मानव बनाती हैं और इससे उनकी अर्थवत्ता बनी रहती है। जो स्वाधीनता और सृजनशीलता को बढ़ाता है, पुष्ट करता है, स्थायित्व और सुरक्षा देता है, वह सब मूल्यवान और प्रासंगिक है, शेष सब अप्रासंगिक है।
प्रासंगिकता से संबद्ध आलोचकों के विचारों से गुजरते हुए प्रेमचंद की रचनाओं को इस घेरे में लाएं, इस प्रासंगिकता के घेरे में लाएं, तो डॉक्टर गोयनका के संदर्भित प्रश्न पर विचार करना अनिवार्य हो जाता है। डॉक्टर गोयनका प्रश्न करते हैं, वे यानी प्रेमचंद क्या इतने समयातीत तथा भारतीय समाज से दूर हो गए हैं कि उनकी प्रासंगिकता का सवाल उठाया जाता है? क्या वे इतिहास की वस्तु हो गए हैं और आधुनिक भारत में उनकी कोई उपादेयता नहीं? यहाँ राजेंद्र यादव के कथन को भी जानना अनिवार्य है। राजेंद्र यादव कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि किसी भी लेखक के विषय, क्षेत्र, पात्र या व्यक्तिगत रचना संसार बाद वालों के लिए अनुकरणीय होते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी प्रेमचंद को समसामयिकता का कथाकार कहते हुए अपनी बात रखते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद की वर्तमान में सार्थकता बनी हुई है और इसका कारण वे रचनाएं ही हैं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि 80-90 वर्ष पूर्व थी, और यही दुखद है। मित्रों, प्रेमचंद और गांधी के सपनों का स्वराज आया ही कब? आजाद भारतीय समाज ने बाह्य कलेवर बदला है, आत्मा नहीं। और अब तो स्थितियां दिनों दिन गोविंद के गद्दी पर बैठने के बाद होने वाली दुर्दशा की गाथा सुना रही है। जमींदारी गई, पूंजीपति वर्ग समृद्ध होता गया, किसान आज भी त्रस्त है, जॉन की आत्मा गोविंद में समाई है। आम जन की मूलभूत जरूरतों और समस्याओं से ध्यान हटाकर एक बार फिर धर्म की आड़ में नफरत की फसल लहलहाने लगी है। गबन उपन्यास का देवी दिन प्रश्न करता हुआ कहता है कि ऐसे सुराज से देश का क्या कल्याण होगा? तुम्हारे और तुम्हारे भाई बंधुओं की जिंदगी भले आराम और ठाठ से गुजरे, पर देश का तो भला ना होगा। ये बातें आज भी अक्षरशः लागू होती हैं। प्रगतिशील आलोचक और चिंतक प्रेमचंद की उन रचनाओं को ही प्रासंगिक मानते हैं जिनमें उन्हें मार्क्सवाद, साम्यवाद या रूसी क्रांति का प्रभाव दिखता है। वे उन्हें एक हद तक मार्क्स के प्रभाव में स्वीकारते हैं, पूरी तरह नहीं। इसलिए उनका मानना है कि प्रेमचंद मजदूरों की समस्याओं को पूरी तरह नहीं समझ पाए। दूसरी ओर कई आलोचक प्रेमचंद के गांधीवाद, उनके असहयोग, धर्म, सत्य, न्याय, हृदय परिवर्तन, समतामूलक भारतीय समाज को कथा की आधार भूमि मानते हैं। डॉक्टर गोयनका प्रेमचंद को केवल इन दो धाराओं तक सीमित करने से इनकार करते हुए कहते हैं कि उनका साहित्य वाङ्मय बड़ा व्यापक है, जिसमें अनेक ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो प्रेमचंद साहित्य में जन्म लेती हैं। प्रेमचंद साहित्य अपने युग का प्रतिबिंब है। वे युग के साथ चले हैं और अपने युग का, अपने समाज का कायाकल्प भी किया है। वे समाज के धर्म, अर्थ, राजनीति, रूढ़ि, अंधविश्वास आदि सभी प्रकार की परतंत्रताओं से मुक्ति के लेखक हैं। वे स्वाधीनता और साम्राज्य के महागाथाकार हैं और इसमें उनकी महाकाव्य चेतना के दर्शन होते हैं। दासता और पराधीनता से देश को मुक्त करने के प्रति कटिबद्ध हैं। देश, समाज, संस्कृति तथा व्यक्ति तक की उन्हें चिंता है। उनका राष्ट्र भाव, संस्कृति भाव, शोषण दमन से मुक्ति भाव, विषमता, भेदभाव से मुक्ति भाव, संप्रदायों में एकता भाव तथा कृषि संस्कृति की रक्षा का भाव तथा भारतीयता की रक्षा का भाव आदि उन्हें अपने समय का तो महान कथाकार बनाता ही है, किंतु उन्हें काल की दीवार को तोड़कर आने वाले समय के लिए भी प्रासंगिक बनाता है। उनका
भारतीय आत्मा की रक्षा का जो संकल्प है तथा भारतीय आत्मा के बहुरंगी एवं बहुरूपी चित्रों को अंकित करने का जो कथा कौशल उनके पास है, उसका आने वाली पीढ़ियां अक्सर ही साक्षात्कार करना चाहेंगे। प्रेमचंद के पास गहरी सांस्कृतिक दृष्टि है, इसलिए वे भारतीय समाज में पश्चिमी सभ्यता के घातक आक्रमण का विरोध करते हैं। वे धर्म की, धन की, सामंत की, सत्ता की, शिक्षित वर्ग की, उच्च वर्ग की, राज कर्मचारी की, पंडित, महंत एवं मुल्ला की आदि सभी की धूर्तता, पाखंड, शोषण, दुराचार आदि का पर्दाफाश करते हैं और निर्बल, निर्धन, अशिक्षित, दरिद्र अर्थात समाज के सबसे लघुतम मनुष्य को साहित्य में स्थापित करते हैं। उसे रंगभूमि जैसे महाकाव्यात्मक उपन्यास का महानायक बनाते हैं। उनमें परिवर्तन की आकांक्षा और विद्रोह की शक्ति भरते हैं और उनमें छिपे सेवा भाव, सच्चाई, मनुष्यता तथा दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं। प्रेमचंद की रचनाओं पर दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि उनकी रचनाओं में उपस्थित केंद्रीय स्वर में स्त्री शिक्षा, अनमेल विवाह, विधवा विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री पुरुष के बीच समता का अधिकार, दहेज प्रथा, दलित समस्या, किसान समस्या, पूंजीवाद का विरोध, राष्ट्रीयता का मूलार्थ, स्वराज तथा समता मूलक समाज की व्यवस्था सहित अन्य अन्य कई ऐसे सरोकार हैं जिन्हें उनकी कलम ने बेबाकी से सामने किया। इतना ही नहीं, उनके भीतर प्रवाहित करना की अजस्र धारा मानव मात्र को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी पीड़ा से मुक्ति का कलकल गान सुनाती है। स्त्री, किसान, मजदूर के साथ ही घोड़ा, गाय, कुत्ता, बैल, तोता, चिड़िया आदि कहानियाँ इसकी वानगी पेश करते हैं। जैसे सत्व रक्षा घोड़े पर आधारित है, गाय को केंद्र में रखकर गोदान और मुक्ति धन लिखा गया। पूस की रात में कुत्ता, दो बैलों की कथा में बैल, आत्माराम में तोता, नादान दोस्त में चिड़िया। ये कहानियाँ पशु पक्षियों के प्रति प्रेमचंद के लगाव, प्रेमचंद के प्रेम को दर्शाती हैं। ये सभी कथाकार के प्रेम और सम्मान के पात्र हैं, तभी तो कथा के नायक और नायिका बन पाए। प्रेमचंद की इसी विशेषता को रेखांकित करते हुए आगे उनकी करुणा को महाकरुणा मानते हैं, तो डॉक्टर गोयनका इस महाकरुणा को अग्निधर्मा मानते हैं। उनके अनुसार प्रेमचंद की महाकरुणा अग्निधर्मा है, उसमें परिवर्तन का, विद्रोह का और अस्वीकार की चेतना का अंश है। प्रेमचंद की यह लोकोन्मुखता तथा लोक शक्ति पर आस्था उन्हें एक नए समाज की संरचना का विश्वास उत्पन्न करती है और वे साहित्य कला सौंदर्य के प्रतिमान बदलते हैं, उन्हें जीवन से जोड़ते हैं और लोकोन्मुखी साहित्य दर्शन की स्थापना करते हैं। प्रेमचंद की यह नई उद्भावना उन्हें प्रासंगिक बनाए रखने की सामर्थ्य रखती है। मुक्तिबोध प्रेमचंद को आत्मा का शिल्पी के मानते हैं। प्रेमचंद पात्रों की आत्मा में प्रवेश करने की कला जानते थे, तभी इतनी गहराई से समस्या उकेर सके। किसान समस्या की ओर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि किसान समस्याओं पर उन्होंने अलग अलग बिंदुओं से निरीक्षण परीक्षण करके जितना लिखा, उनकी स्थिति, परिस्थिति, मनोविज्ञान, संस्कार सब उनकी रचनाओं में गुथे नजर आते हैं। किसान में भी उन्होंने विभिन्न वर्गों के किसान को साधा है और हर एक पर पूरे विस्तार से लिखा है। किसान से मजदूर बनते छोटे किसानों की दुर्दयनीय अवस्था और उस अवस्था से मुक्ति की खातिर सहकारी बैंक तथा अनाज की खरीदारी के लिए सरकारी व्यवस्था की उनकी पेशकश आज़ादी के 75 वर्षों में भी पूरी न हो सकी। छोटे किसान चैन की नींद सोने के हकदार नहीं,
ऐसा प्रतीत होता है। बाजारवाद के समर्थक समाज ने यह मान लिया है कि अन्नदाता को हमेशा फटेहाल ही होना चाहिए, होरी मरता रहे और गोबर भागता रहे। यह उनकी नियति बन चुकी है। स्थिति यह है कि ना कोई किसान अपनी संतान को खेती में उलझाना चाहता है, ना कोई नई पीढ़ी खाली जेब खेती के भरोसे रहना चाहती है। आदिवासी क्षेत्रों में दौरा करने के दौरान जब एक आदिवासी किसान की बेटी से पूछा कि पिता क्या करते हैं, तो उसका जवाब था कि पिता बेरोजगार हैं। बेटी पिता को बेरोजगार बताती है क्योंकि घर में पेट भरने लायक दाने तो हैं, मगर अन्य खर्चों के लिए रुपये नहीं। मैदानी इलाकों के किसानों की हालत का जायजा हाल ही में हुए किसान आंदोलन से लिया जा सकता है। लगभग 550 कृषक महिला पुरुष शहीद हुए। वे सब छोटे किसान थे। मजदूरों की बात करें तो अपने क्षेत्र में काम ना मिलने, कम मूल्य पर काम लेने की प्रवृत्ति से तंग मजदूर दूसरे राज्यों की तरफ पलायन करते हैं, मगर मुसीबत के समय अपने ही देश में बदहाल प्रवासी की स्थिति भोगने को विवश होते हैं। गांवों, कस्बों, छोटे शहरों में जाति प्रथा की आड़ में पल रही कुरीतियों से निम्न वर्ण और निम्न वर्ग को अब भी मुक्ति नहीं मिली है। अगर कोई निम्न वर्ण का है मगर धनी है, लोग उसे नहीं सताते, लेकिन अगर वह निम्न वर्ण का है और गरीब है तो उसकी गुजर नहीं। आज भी अस्पृश्यता का शाप उन मजबूरों को निगल रहा है। सदगति का दुखिया आज भी बेमौत मर रहा है। उनके पलायन का यह भी एक बड़ा कारण है जिसकी ओर हम ध्यान नहीं देते। दूसरी ओर विकास के नाम पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई, कई उपजाऊ जमीनें पूंजीवादियों की भेंट चढ़ाते जाना, किसानों मजदूरों के दोहन का मार्ग। इसके विरोध में सेवा सदन का मदन सिंह कहता है, हमारे पूर्वजों ने खेती को सबसे उत्तम कहा है, लेकिन आजकल यूरोप की देखा देखी लोग मिल और मशीनों के पीछे पड़े हुए हैं। मगर देख लेना, ऐसा कोई समय आएगा कि यूरोप वाले स्वयं चेतेंगे और मिलों को खोद खोद कर खेत बनाएंगे। स्वाधीन कृषक के सामने मिल के मजदूरों की क्या हस्ती। वह भी कोई देश है जहां बाहर से खाने की वस्तुएं ना आए तो लोग भूखों मरे। जिन देशों में जीवन ऐसे उल्टे नियमों पर चलाया जाता है, वह हमारे लिए आदर्श नहीं बन सकते। शिल्प और कला कौशल का यह महल उसी समय तक है जब तक संसार में निर्बल असमर्थ जातियां वर्तमान हैं। उनके गले सस्ता माल मढ़कर यूरोप वाले चैन करते हैं, पर ज्यों ही ये जातियां चौंकेंगी, यूरोप की प्रभुता नष्ट हो जाएगी। सेवा सदन में जो बात मदन सिंह के माध्यम से प्रेमचंद ने कहने और समझाने की कोशिश की है, आज हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमें इस ओर सोचना ही होगा। और समाज के भीतर झांके तो अनमेल विवाह से निराश हताश गरीब निर्मला आज भी मौजूद है, जो मर मर कर जीती हुई अंततः मर जाती है। आज भी कमजोर कलियां नोची जा रही हैं। आज भी स्त्री अस्मिता खतरे में है, आज़ादी के 75 साल बाद भी। और कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कानून अपनी गति से चल रहा है। आज भी आधुनिक रूप में वेश्यावृत्ति फल फूल रही है। यहाँ वेश्याओं को पतित समझने और उन्हें हे दृष्टि से देखे जाने का विरोध करते हुए कुंवर अनिरुद्ध के स्वर में प्रेमचंद कहते हैं,
हमें वेश्याओं को पतित समझने का अधिकार नहीं है। यह हमारी परम धृष्टता है। हम रात दिन जो रिश्वतें लेते हैं, सूद खाते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं, असहायों का गला काटते हैं, कदापि इस योग्य नहीं है कि समाज के किसी अंग को नीच या तुच्छ समझें। सबसे नीच हम हैं, सबसे पापी, दुराचारी, अन्यायी हम हैं, जो अपने को शिक्षित, सभ्य, उदार, सच्चा समझते हैं। हमारे शिक्षित भाइयों की ही बदौलत दाल मंडी यानी वेश्याओं का चकला आबाद है, चौक में चहल पहल है, चकलों में रौनक है। यह मीना बाजार हम लोगों ने सजाया है, ये चिड़िया हम लोगों ने ही फांसी है। ये पंक्तियां भी सेवा सदन से उद्धृत है। मित्रों, विडंबना यह कि अब तो महानगरों में पुरुष वेश्यावृत्ति भारतीय समाज को आईना दिखा रही है। यहाँ सेवा सदन से उद्धृत विट्ठल दास और सुमन के बीच हुए संवाद का कुछ अंश आपके लिए लेकर आई हूँ, जो हमें सोचने को विवश करता है। विट्ठल दास कहता है, जब हमारी पूज्य ब्राह्मण महिलाएं ऐसे कलंकित मार्ग पर चलने लगीं तो हमारे अधःपतन का पारावार नहीं है। सुमन जवाब देती है, जब हिंदू जाति को खुद ही लाज नहीं है तो हम जैसी अबलाएं उसकी रक्षा कहाँ तक कर सकती हैं। विट्ठल दास कहता है, इंद्रियों की गुलामी उस पराधीनता से कहीं दुखदायिनी होती है। यहाँ तुम्हें ना सुख मिलेगा ना आदर। सुमन का जवाब है, जब आपकी हिंदू जाति इतनी हृदय शून्य है तो मैं उसकी मर्यादा पालने के लिए क्यों कष्ट भोगूं, क्यों जान दूं। जब आप मुझे अपनाने के लिए जाति को प्रेरित नहीं कर सकते, जब जाति आप ही लज्जाहीन है तो मेरा क्या दोष है। मित्रों, अंग्रेज हुकूमत के तहत जो नृशंसता आम जनों ने झेली, जिनकी ओर कथाकार ने अपनी कहानियों, उपन्यासों और लेखों के माध्यम से इशारा किया, आज भी उनसे मुक्ति कहाँ है। बाल विवाह के दुष्परिणाम पर लेखक के विचार देखें। हम अपने गार्हस्थ जीवन की ओर से कितने बेसुध हैं, उसके लिए किसी तैयारी, किसी शिक्षा की जरूरत नहीं समझते। गुड़िया खेलने वाली बालिका, सहेलियों के साथ विहार करने वाली युवती गृहिणी बनने के योग्य समझी जाती है। विवाह के बाद के जीवन के लिए उसे कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। विवाह के बाद उस पर एक दायित्व सौंप दिया जाता है और धर्म के भीतर पाखंड का प्रवेश हो जाए तो धर्म धर्म नहीं रहता, कुरीतियों का कटीला वृक्ष बन जाता है। दूध का दाम नामक कहानी इसी पाखंड पर कुठाराघात करती है, जो दिनों दिन बढ़ता गया, घटा नहीं। इस कहानी का पात्र जमींदार महेशनाथ का नवजात शिशु भंगिन का दूध पीकर पलता है, अछूत भंगिन का दूध पीकर पलता है। तब उसे या परिवार को छूत नहीं लगती, मगर दूध पीना बंद होने पर शास्त्री जी प्रायश्चित स्वरूप अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, जिसका विरोध महेशनाथ करते हैं। यहाँ महेशनाथ एवं शास्त्री जी के संवाद के अंश प्रस्तुत हैं। महेशनाथ कहते हैं, तो इसका यह अर्थ है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। शास्त्री जी का जवाब, और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष हैं, बंधन तो मध्य वालों के लिए है। यहाँ एक कहावत याद आती है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भंगिन गरीब है इसलिए उसका अछूत होना दिखता है। भंगिन का दूध पीकर जमींदार का बच्चा पलता है, लेकिन उसी भंगिन का बेटा मंगल अछूत समझा जाता है।
जमींदार का बेटा सुरेश उसकी पीठ की सवारी करता है और गिर जाने पर रोता हुआ माँ के पास जाता है, लेकिन यह नहीं कहता है कि वह गिर गया। वह माँ के सामने मंगल द्वारा छू दिए जाने की बात कहता है। और जमींदारी बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे समझे मंगल को सैकड़ों गालियां देती है। मारना चाहती है, लेकिन क्यों नहीं मारती? इसलिए नहीं मारती कि छू जाने से दोबारा स्नान करना पड़ेगा। हिंदू समाज के एक अंग के प्रति ऐसी अमानवीय सोच पर प्रेमचंद व्यंग करते हैं। देखें, देवी जी दांत पीस कर रह गईं, मारती तो उसी समय उसी दम स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती और छूत का विद्युत प्रवाह इस छड़ी के रास्ते उनकी देह में पैवस्त हो जाता है। क्या व्यंग किया है मित्रों। खबरें बताती हैं कि 22 सितंबर 2021 को अपने इसी देश में कर्नाटक के भीतर दलित बालक के मंदिर प्रवेश करने पर पूरे मंदिर को धोया गया और उसके गरीब माँ बाप पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया। सोचें, कहाँ हैं हम? 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज भी ये भाव। 26 दिसंबर 1934 को इंद्रनाथ मदान को लिखे गए एक पत्र में प्रेमचंद ने लिखा है, कोई समाज व्यवस्था नहीं पनप सकती जब तक कि हम व्यक्तिशः उन्नत ना हो। स्पष्ट है कि प्रेमचंद प्रत्येक व्यक्ति के उन्नयन की जिस आकांक्षा को लिए विधेय हो गए, वह आकांक्षा आज भी धूल धूसरित है। हम सब 21वीं सदी के साक्षी बने बैठे हैं। 21वीं सदी विज्ञान के विकास की ही नहीं, ब्रह्मांड जीत लेने जैसी बात करती है। विश्व बदलाव की नई नई परिभाषाएं गढ़ रहा है, किंतु कुंठा का अस्तित्व अब भी कायम है। कहीं नकली सूरज असली सूरज को चुनौती दे रहा है, कहीं दीन दलित की चिता उजारी जा रही है। मंगल और चांद पर पिज्जा हट बनेंगे, वे सोने ग्रह पृथ्वी से ले जाए गए बीज से गर्भ धारण कर माता कहलाएंगे, मगर जिनकी सेवा से पृथ्वी की हरियाली बची है, वे दुर्दशा भोगते ही रहेंगे। उनकी दुर्दशा का अंत ना होगा। आप याद करें और ध्यान दें तो जमींदारी प्रथा का खुला विरोध करने वाले एकमात्र साहित्यकार प्रेमचंद हुए और उन्होंने कर्मभूमि में लगानबंदी के खिलाफ आंदोलन के माध्यम से भले ही अपने समय में घटित बारदोली आंदोलन को चित्रित किया हो, गौर करें तो 2021-22 में चलने वाले किसान आंदोलन की जड़ में उन कारणों ने ही बदले रूप में पैठ बना रखी थी। रूप बदला है। जमींदार और ब्रिटिश शासक की जगह पूंजीपति और उसे समर्थन देती सत्ता ने ले ली है। पिछले 75 वर्षों में विश्व गुरु कहलाता हमारा देश अपने ही समाज के लिए आदर्श उपस्थित नहीं कर सका। आए दिन अमीर गरीब का फासला बढ़ता जा रहा है। पूंजीपति अरबों की माफी पाते हैं और निम्न मध्यवर्गीय जनता कर्ज के घेरे से मुक्ति के लिए आत्महत्या की राह चुनती है। पिछले कुछ वर्षों में भूख और बेरोजगारी से हार कर आत्महत्या करने वालों की संख्या जितनी बढ़ी है, हैरान करने वाली है। मध्य वर्ग या तो स्व को महत्व देता हुआ उच्च वर्ग के करीब जा पहुंचा, या नौकरी खोकर या छोटे व्यापार के खत्म हो जाने के कारण निम्न वर्ग के करीब होने की मानसिक यातना झेल रहा है। बाहर की रोशनी में भीतर का अंधेरा नहीं दिखता।
गांव से पलायन करते गोदान के गोबर की ही संख्या नहीं बढ़ी है मित्रों, हीरा और शोभा के बीच का द्वेष भी गहराया है। खेत खलिहान का झगड़ा, एक दूसरे को दबाने सताने की प्रवृत्ति भी बढ़ गई है। रीति रिवाज के नाम पर अंधविश्वासों में आज भी बहुत कमी नहीं आई है। जाति भेद, ब्याह के लिए स्वजाति का वर कन्या ढूंढा जाना, स्टेटस के नाम पर फिजूल खर्ची, सब कमोबेश आज भी मौजूद है। सेवा सदन उपन्यास का पात्र शर्मा कहता है, हाँ, नाच तमाशे में अवश्य ही कम खर्च किया, लेकिन इसकी कसर डिनर पार्टी में निकल गई, बल्कि अधिक। उनकी किफ़ायत का क्या फल हुआ? जो धन गरीब बाजे वाले, फुलवारी बनाने वाले, आतिशबाजी वाले पाते, वह मुरे कंपनी व फाइट वे कंपनी के हाथों पहुंच गया। मैं इसे किफ़ायत नहीं कहता, यह अन्याय है। आप नज़र उठाकर देख लें अपने चारों ओर। आज छोटी छोटी मंडियां उजर रही हैं। मॉल संस्कृति और फ्लैट संस्कृति ने रेहड़ी वालों की, मोहल्ले के छोटे दुकानदारों की गुजर मुश्किल कर दी है। उनकी दुकानें भी कंपनियों के आइटम सजाने को विवश हैं। फ्रोजन आइटम बढ़ गए हैं, पैकेट वाले आइटम बढ़ गए हैं। और यह सब एक दिन में नहीं हुआ, वर्षों से चला आ रहा है, एक लंबे समय से। मगर पिछले एक दशक में विकास के नाम पर जो ठीकरा निम्न वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के सिर पर फूटा है, उसकी टीस के लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं। अंग्रेजी का विरोध है, मगर अंग्रेजी दांव व्यवहारों की बढ़त आम जनजीवन में देखी जा सकती है, और जिसकी ओर कथाकार ने बार बार इशारा करते हुए सचेत किया था। कर्म भूमि, रंग भूमि, गोदान, सदगति, दूध का दाम आदि रचनाएं दलितों के प्रति पूंजीपति सवर्णों और धर्म आडंबर फैलाते पुजारियों की कलई खोलती है। प्रेमचंद ने हराम की कमाई हराम में जाने की भी बात कही है। यही धन बुराइयों की बेल फैलाता है। सेवा सदन की ये पंक्तियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। देखें, जिस समाज में अत्याचारी जमींदार, रिश्वती राजकर्मचारी, अन्यायी महाजन, स्वार्थी बंधु आदर और सम्मान के पात्र हों, वहाँ दाल मंडी क्यों ना आबाद हो। हराम का धन हरामकारी के सिवा कहाँ जा सकता है। जिस दिन नजराना, रिश्वत और सूद दर सूद का अंत होगा, उसी दिन दाल मंडी उजड़ जाएगी। वे चिड़ियाँ उड़ जाएंगी, पहले नहीं। प्रेमचंद ने हिंदी भाषी भारतीय समाज के प्रत्येक पहलू पर पैनी दृष्टि रखी और उस पर कलम चलाई। इसी कारण डॉक्टर रामविलास शर्मा मानते हैं कि प्रेमचंद वाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसी की परंपरा में आते हैं। अतः उनका साहित्य भी इन महाकवियों के समान युगों युगों तक सार्थक बना रहेगा और अपने समय के मनुष्य को, समाज और देश की आत्मा का उन्नयन करता रहेगा, उसे अंधकार से प्रकाश की ओर लाता रहेगा और अपनी प्रासंगिकता को अखंडित रूप में बनाए रखेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मुक्तिबोध ने कहा है, प्रेमचंद आत्मा के शिल्पी हैं। इसमें प्रेमचंद की प्रासंगिकता का मर्म छिपा है। प्रेमचंद व्यक्ति, समाज और देश सभी को संस्कारित कर उसकी आत्मा का विकास करना चाहते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ जीवन के लिए उनकी आत्मिक उन्नति परम आवश्यक है। यह कार्य व्यक्ति की उन्नति से ही संभव है। सार रूप में कहा जा सकता है मित्रों कि प्रेमचंद ऐसे युगांतरकारी रचनाकार हैं जिन्होंने समय के सरोकारों को ही नहीं, जीवन के सरोकारों को विविध कोणों से देखने, समझने, समाज को समझाने के साथ ही आगाह करने के कार्य किए। जीवन और मानव समाज
विशेषकर हिंदू समाज और उनमें भी हिंदी भाषी भूभागों में बसे समाज की आत्मा को उसकी ही विशिष्टता का बोध कराकर उन्नत करने के उनके प्रयास के समतावादी स्वर आज भी हमें तमाम प्रवंचनाओं विडंबनाओं के प्रति चेता रहे हैं। आशा है प्रेमचंद के कहे, उनके लिखे शब्द हमें चेताते रहेंगे और उन बुराइयों को वर्तमान में मिटाने की एक दृढ़ता प्रदान करेंगे, हमें संकल्पित करेंगे। आशा है आज की चर्चा से आप लाभान्वित हुए होंगे। मित्रों, अगली बार हम अब तक जितना हमने बात की, जितने विषयों को लेकर चर्चा की, उन सब पर बात करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए कुछ पाठक मित्रों से मिलेंगे, कुछ श्रोता मित्रों से मिलेंगे जिन्होंने सभी एपिसोड्स को सुना है और उस पर निरंतर अपना विचार देते आ रहे हैं। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद। नमस्कार।